जब भी जेएनयू या इंडिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या कलकत्ता के जादवपुर यूनिवर्सिटी या कम्युनिस्ट का नाम आते हैं तो अक्सर ही सवाल उठता है, ये इंस्टीट्यूशन या कम्युनिस्ट की सोच विचार वाले सब बार बार भारत के खिलाफ जाने वाली मूवमेंट्स का हिस्सा क्यों बनते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत चुप कर सकते, भारत एक ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की बात नहीं है, ये एक लंबी सोची समझ स्ट्रैटेजी है, एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो डेकेड से एकेडेमिया के अंदर पल रही है, ग्रो कर रहे हैं और नए नए रूप ले रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस पजल के एक एक पीस को समझते हैं। पहले आते हैं मार्क्सिस्ट बुनियाद और आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम के ऊपर। आप जेएनयू लीजिए या इंडिया के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता के जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फ्रीडम के पीछे एक वेल प्लान्ड आइडियोलॉजिकल पाइपलाइन है जिसका फाउंडेशन है मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड माओइस्ट सोच। 1950s to 60 में सीपीआई और बाद में सीपीआईएम, सीपीआईएल, एसयूसीआई जैसे और भी बहुत ऐसे छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नामों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए यूनिवर्सिटी में अपनी पकड़ बनाई, जैसे एसएफआई, एआईएसएफ, एआईएसए, डीएसओ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट विंग्स के जरिए इन्होंने कैंपस पॉलिटिक्स को कैप्चर किया। ये सब कुछ हुआ आइडियोलॉजी के नाम पे, क्लास स्ट्रगल के नाम पे, एंटी कैपिटलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म। लेकिन आज के टाइम में ये सिर्फ थॉट नहीं, एक रिजिड ग्रुप थिंक बन चुका है। जो उनके आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करे तो उसे फैसिस्ट, संघी, कम्युनल, भक्त, चड्डी ये सब नाम दिया जाता है। अब समझते हैं ये कोल्ड वॉर का गिफ्ट यूएसएसआर से करिकुलम तक। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए तब सोवियत यूनियन ने इंडिया के एकेडमिक और मीडिया इकोसिस्टम में साइलेंटली इन्वेस्ट करना शुरू किया। द मित्रोकेन आर्काइव 2 के मुताबिक केजीबी ने केवल इंडियन कम्युनिस्ट पार्टीज को पैसा नहीं दिया बल्कि एकेडमिक और पब्लिशर्स को भी फंड किया। रशियन एजेंसी नोवोस्ती ने मार्क्सिस्ट लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए एकेडमिक ग्रांट भी दिया था। इसका डायरेक्ट असर पड़ा जेएनयू के सिलेबस पे और ऐसी जो जितने उस टाइम पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे सबके एकेडमिक के सिलेबस के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोशल साइंस के कोर्स में एंटी वेस्ट और एंटी नेशनल नैरेटिव्स डोमिनेट करने लगा। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिन यानी भावना बन गया। 1980s आते आते जेएनयू और जादवपुर जैसे कैंपस में की फैकल्टीज पोजीशन पर मार्क्सिस्ट विचारधारा के जो जुड़े हुए लोग वो सब भर चुके थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक कैप्चर था। हायरिंग प्रोसेस में आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी मेरिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। जो लेफ्ट लीनिंग था उसे ही परमानेंट पोस्ट मिलते, फिर वही लोग स्टूडेंट को ग्रूम करते थे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में। सिलेबस रीराइट होता था ताकि स्टेट और नेशनलिज्म दोनों को डोमिनाइज किया जा सके। स्टूडेंट इलेक्शन में मार्क्सिस्ट ग्रुप डोमिनेट करते। सेमिनार्स में नेशनल सिक्योरिटी को एक ऑप्रेसिव ब्राह्मण नैरेटिव के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और इसका नतीजा जनरेशंस ऑफ रेडिकलाइज्ड माइंड्स जिनको लगता है कि इंडिया स्टेट ही मेन विलन है। और ये एंटी नेशनल इंक्लाइनेशन सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। आईबी और एनआईए के रिपोर्ट ने बार बार हाईलाइट्स किया है कि कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट एक्टिविस्ट माओइस्ट आइडियोलॉजी को रोमांटिसाइज करते हैं और कई केसेस में अर्बन नेटवर्क का हिस्सा भी बन जाते हैं जो जंगल्स में एक्टिव नेशनल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। गोवर्धन गांधी जैसे टॉप माओइस्ट नेता दिल्ली के इंटेलेक्चुअल सर्कल से ही ऑपरेट करते थे। आईबी रिपोर्ट्स ये भी बताता है कि जेएनयू
जादवपुर जैसे इंस्टीट्यूशन माओइस्ट रिक्रूटमेंट और अर्बन सेफ हाउसेस का काम करते हैं। अर्बन नक्सल्स, ये जो शब्द पहली बार विवेक अग्निहोत्री ने दिया, पहले इसका पॉलिटिकल लेबल माना गया, लेकिन बाद में एनआईए और होम मिनिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया है कि अर्बन माओइस्ट नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। इसमें शामिल होते हैं प्रोफेसर, लॉयर, जर्नलिस्ट्स, एनजीओ वर्कर्स से लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं, ये लोग डायरेक्ट वायलेंस नहीं करते, लेकिन आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देते हैं। आर्मी को ऑपरेसर्स और टेररिस्ट को विक्टिम्स बनाया जाता है। जैसे 2016 में जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ था, जहां स्लोगन उठाया गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक वेकअप कॉल था, लेकिन वो बस आइसबर्ग का टिप था। अब क्वेश्चन है, जब एविडेंस इतना है तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलते हैं इन लोगों को। जितने भी कम्युनिस्ट शाखाएं हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, इन्हें फ्री थिंकर्स का टैग देकर डिफेंड करते हैं। कांग्रेस ने यूपीए के टाइम में नैरेटिव्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया था वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। जुडिशियरी के कुछ सेक्शन भी सिविल लिबरेटर्स के नाम पर रेडिकल एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। इसका अलावा इंटरनेशनल एनजीओस और फॉरेन फाउंडेशंस, स्पेशली जॉर्ज सोरोस की ओपन यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, इनडायरेक्टली इस कॉसेस को ग्लोबल लेजिटिमेसी देते हैं। ये जो लोग कास्ट, रिलीजन, ट्राइबल राइट्स जैसे जेन्युइन कॉन्सर्न को एंटी इंडिया नैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं। दलित आज़ादी, मुस्लिम रेजिस्टेंस, ट्राइबल सॉवरेनिटी, ये सब स्लोगन्स ओरिजिनली राइट्स के लिए था, लेकिन ये सब स्टेट के खिलाफ रेविलियन के टूल बन चुके। नेशनहुड, कॉन्स्टिट्यूशन, इवन डेमोक्रेसी को ब्राह्मणिकल टूल्स बोलकर रिजेक्ट किया जाता है। ये माओइस्ट डॉक्ट्रिन का ही मॉडर्न वर्जन है। आज के टाइम में फॉरेन एक्टर्स ने समझ लिया कि इंडियन एकेडमिक डिस्टेंट एक सॉफ्ट टारगेट है। जॉर्ज सोरोस ओपनली इंडियन लीडरशिप को टारगेट करते हैं और रिजिम चेंज के लिए एनजीओ को फंड भी करते हैं। वैसे फाउंडेशन प्लेटफॉर्म जैसे स्क्रॉल, द वेयर, ऑल्ट न्यूज़, इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के खिलाफ नैरेटिव्स भी बिल्ड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कैसे बनाते हैं ये एंटी नेशनल माइंड्स? एक स्टूडेंट जब जेएनयू या जादवपुर में एंटर करते हैं तो पहली सेमिस्टर से ही उनके माइंड में ये थॉट्स फिट किया जाता है। नंबर 1, इंडिया एक ऑप्रेसिव स्टेट है। नंबर 2, कश्मीर एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। नंबर 3, आर्म्ड रेवोल्यूशन ही फ्रीडम का रास्ता है। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्राह्मणिकल है। नंबर 5, मिलिट्री को ग्लोरीफाई करने के मतलब है फैसिज्म है। ये 5 साल के बाद ये स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होके निकलते हैं, ये ग्रेजुएट नहीं, एक एंटी नेशनल आइडियोलॉजी बनकर निकलते हैं, जिसको लगता है कि देश को तोड़ना ही लिबरेशन है। ये फाइट सिर्फ कैंपस तक लिमिटेड नहीं है, ये भारत के फ्यूचर के लिए भी है। एकेडमिक फ्रीडम जरूरी है, लेकिन जब वो फ्रीडम टेरर जस्टिफिकेशन और आइडियोलॉजिकल वायलेंस को कवर बन जाते हैं तो नेशन को इंटरवेन करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट ने स्टेप लेना शुरू किया, जैसे एफसीआरए कैंसलेशन, करिकुलम ऑडिट्स शुरू हो गया और स्टूडेंट यूनियन के फंडिंग ट्रेल्स इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन जब तक पब्लिक, स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट रेडिकलाइजेशन के खिलाफ खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक ये रेड कॉरिडोर एजुकेशन के नाम पे पलता रहेगा। देखिए, ज़्यादातर इंडियन को पता भी नहीं था, लेकिन 2009 से लेकर 2020 तक इंडिया के कई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में साइलेंटली ऑपरेट कर रहा था कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, यानी चाइना का सॉफ्ट पावर का एक शांत और स्ट्रैटेजिक रूप। नाम था एकेडमिक पार्टनरशिप, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा था चाइनीज कल्चर और आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का काम। और ये बात जैसे ही इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के रैडर पे आई,
तभी से शुरू हो गया एक नया चैप्टर। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये क्या है कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और क्यों गवर्नमेंट को गालवन क्लाश के बाद बंद करना पड़ा। कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट CI चाइना की सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है मंdarin लैंग्वेज और चाइनीज कल्चर को प्रोमोट करना। लेकिन दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक सर्कल्स का मानना है कि ये CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सॉफ्ट प्रोपागंडा मशीन है। इसका मैनेजमेंट करता है हनबन, जो कि चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक हिस्सा है। ये इंस्टीट्यूट फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके चलाया जाता है, जहां चाइना प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स और पैसा, और होस्ट कंट्री देता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैंड एंड स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन है इंडिया में कैसे आया कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। सबसे पहले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट इंडिया में स्टार्ट हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेशन में। फिर कुछ एकेडमिक टाइअप्स भी हुए, जैसे JNU चाइनीज लैंग्वेज क्लासरूम, यानी OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, VIT यानी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज कोलकाता के एक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन पार्टनरशिप्स का ओवरसाइट्स सरकार के पास प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं था। काफ़ी MOUs डायरेक्टली चाइनीज एम्बेसी के टीचर्स जो चाइना से आते थे, वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कॉन्सोर्ट चाइनीज कल्चर, चाइनीज सेंट्रिक जियोपॉलिटिकल व्यूज भी ये पढ़ाते थे। इंडियन स्टूडेंट्स को चाइना भेजा जाता था, जहां तिब्बत, ताइवान और साउथ चाइना सी को चाइना का इंटीग्रल पार्ट दिखाया जाता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स 2017 से ही इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वार्निंग दे रही थी कि ये कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट सिर्फ एजुकेशन नहीं, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लिल्ट्रेशन के जरिए ये एक नैरेटिव बना रहे हैं। इसका की कॉन्सर्न है इंडियन यूथ को इंडॉक्ट्रिन करना ऑन इश्यूज जैसे तिब्बत, ताइवान, हांगकांग को लेकर, और टीचर्स CCP और ह्यूमन राइट वायलेशन के सवाल का कोई जवाब नहीं देते थे। ये फंडिंग ओपेक थी और कई बार इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट लिंक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से था, जो कि CCP का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और प्रोपागंडा विंग्स माना जाता है। लेकिन गालवान के बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मोदी सरकार ने 2020 में गालवान में जो 20 सोल्जर हमारे शहादत हुए थे, उनके बाद सब जितने भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशनल के साथ जो भी टाइअप थी, वो सब स्क्रूटनी में भेज दिया गया। जितने भी टाइअप थी उसको बैन लगाया गया, और UGC और AICTE के पास सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया। लेकिन क्वेश्चन है कि ये सब इतने दिन तक कैसे चल रहा था। ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एकेडमिक पार्टनरशिप के नाम पर फॉरेन आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का क्वाइटली सिस्टम में इंजेक्ट किया जा सकता है। लैंग्वेज सिखाते थे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, लेकिन चाइनीज नैरेटिव भी क्वाइटली पुश करते थे। ये था सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन माइंड्स। अब इंडिया को चाहिए हार्ड फॉरेन MOUs को ट्रांसपेरेंट बनाए, करिकुलम और फंडिंग को न्यूट्रल और थॉरोली वेटेड रखे। फॉरेन पार्टनरशिप में नेशनल इंटरेस्ट फास्ट अप्रोच होना चाहिए। देखिए, आज जो जियोपॉलिटिक्स है, ये जियोपॉलिटिक्स से बॉर्डर तक सीमित नहीं है, क्लासरूम भी बैटलफील्ड बन चुका है। तो आज अगर हमें सॉवरेन और इंडिपेंडेंट रहना है तो सिर्फ मिलिट्री नहीं, एजुकेशन में भी सेम लेवल पे स्ट्रैटेजिक फोकस देना पड़ेगा। चलिए, बस इतना ही तक था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सच तक के साथ हमेशा जुड़े रहिए।